हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा बाबा। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में, तो काफ़ी सारी क्लासेस अपन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, है ना। तो अब इसमें अपन को देखना है हर्पीस के बारे में, हर्पीस सिम्प्लेक्स विरिडाई में जो जो वायरसेस आते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। रेट्रोवायरस मतलब HIV वायरस की बात करेंगे अपन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। तो देखिए, जो हर्पीस वायरस के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हर्पीस वायरस है, इसमें एक तरह का एक सिंगल वायरस नहीं है, इसकी एक पूरी फैमिली है जिसमें 5 तरीके के वायरस आते हैं। तो एक्चुअली ऐसा एक क्वेश्चन शायद MP फार्मासिस्ट के एग्जाम में कभी पूछा जा चुका है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कितने टाइप होते हैं। तो 5 टाइप होते हैं। तो अपन जहां भी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की बात करेंगे तो उसको अपन HSV लिख देंगे, है ना। तो इसका अपन पहले 5 टाइप के जो वायरसेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है HSV1, फिर है HSV2, फिर है वोरिसोला जोस्टर वायरस, फिर एप्स्टीन बर वायरस, NCMV, साइटोमेगालो वायरस। तो ये टाइप है किसके, अपने डिफरेंट टाइप ऑफ हर्पीस वायरसेस के। अब इनको ये आपस में अलग कैसे हैं एक दूसरे से, ये कैसे अपन देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले HSV1 की बात करते हैं। तो ये जो है ये ओरल हर्पीस कॉज करता है, यानी म्यूकोक्यूटोनियस इन्फेक्शंस जो होते हैं, ओरल इन्फेक्शंस, वो कॉज करता है। ओरल इन्फेक्शंस जिसे म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, या फिर ओरल हर्पीस भी इसे कई बार बोला जाता है। फिर HSV2, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, जब इसकी बात होगी तो ये कौन सा टाइप का हर्पीस है, ये जेनाइटल है। जेनाइटल मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करता है, जेनाइटल हर्पीस। फिर आता है वोरिसोला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, है ना। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, एक्चुअली इसी को अपन चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स, है ना। तो जो पॉक्स वेरिडाई था, जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो उस हमारा चिकन पॉक्स जो वायरस है वो उस वेरिडाई फैमिली में नहीं आता है। वहां पे स्मॉल पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, वो सब आते हैं। चिकन पॉक्स एक्चुअली वेरिसोला जोस्टर वायरस को कहा जाता है। फिर आता है एप्स्टीन बर वायरस, एन साइटोमेगैलो वायरस। तो ये जो एप्स्टीन बर वायरस है, इसी से पूछा गया था एक्चुअली एक आध बार और क्वेश्चन। इसी को किसिंग वायरस भी या फिर किसिंग डिसीज भी कॉज करता है, यार किसिंग सिंड्रोम, है ना। इसी को किसिंग सिंड्रोम कॉज करता है, या फिर इसी को किसिंग वायरस भी बोला जाता है। फिर इसके अलावा जो एप्स्टीन बर वायरस है, ये क्या करता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, है ना। एंड इसी को ग्लैंडुलर फीवर भी बोला जाता है, ग्लैंडुलर फीवर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्पीस वायरसेस, है ना। तो सबसे पहले आ गया HSV1, जिसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 भी बोला जाता है, जो कि ओरल हर्पीस या फिर ओरल इन्फेक्शन कॉज कराता है। इसी को म्यूकोक्यूटोनियस इन्फेक्शन कॉजिंग हर्पीस भी बोला जाता है। इसके अलावा HSV2 जो जेनाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करता है और जेनाइटल हर्पीस कॉज करता है। इसके अलावा फिर तीसरा आता है जो जिसे वॉरिसोला जोस्टर वायरस बोला जाता है, ये चिकन पॉक्स डिजीज कॉज करता है। फिर एप्स्टीन बर वायरस जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है, जिसे ग्लैंडुलर फीवर भी कहा जाता है, एंड किसिंग सिंड्रोम या किसिंग डिजीज कॉज करता है। फिर आता है CMV, जिसे साइटोमेगालो वायरस बोला जाता है। अब ये साइटोमेगालो वायरस जो होता है, एक्चुअली ये भी मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है एंड हेपेटाइटिस भी कॉज करता है। तो अपन देखते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स जो इसमें यूज होती हैं। जनरली वी कॉन से डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, क्योंकि इसमें स्पेशली एक ही टाइप की ड्रग यूज होती है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के पॉलीमरेजेस को इनहिबिट करती हैं, है ना। तो अब कौन कौन सी ड्रग उस क्लास में आती हैं उसको अपन देख लेते हैं, है ना।
चलिए, तो अपन देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स क्लासेस इसमें यूज होती हैं। तो सबसे पहले आती है HSV पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, है ना। तो अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स एक्चुअली आती हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखते हैं अपन, है ना। तो देखिए, जब अपन क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं उसी के साथ उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आ गई एसाइक्लोविर, फिर आ गई वॉल साइक्लोविर, फिर आइडॉक्स यूरिडिन, ट्राइफ्लोरिडीन। तो ये कुछ ड्रग्स हो गए जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, जैसे कि है फॉस्कारनेट एंड सिडोफोविर, है ना। अब इनका भी अपन देखते हैं मैकेनिज्म कि ये कैसे एक्शन करती हैं। तो देखिए, जो एसाइक्लोविर है, वॉल साइक्लोविर है, ये सारी जो ड्रग्स हैं, इसके अलावा जैसे कि गान साइक्लोविर देखेंगे, वॉल गान साइक्लोविर देखेंगे, तो एक्चुअली ये क्या होते हैं, गान साइक्लोविर जो है उसी का वॉल गान साइक्लोविर जो है वो वेलाइल एस्टर होता है ना। तो वेलाइल प्रोड्रग होती है जो कि क्या करेगी, उसके एब्जॉर्प्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, है ना। एक और क्या है, गान साइक्लोविर, और इसी का वेलाइल एस्टर होता है वॉल गान साइक्लोविर। ये इसका ओरल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ओरल एब्जॉर्प्शन हाई, है ना। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं HSV पॉलीमरेजेस को। अब इसका एक डायग्राम की मदद से समझते हैं अपन। जैसे कि सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एसाइक्लोविर, ये क्या होगी, ये कन्वर्ट होगी एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ थाइमिडीन थाइमिडीन काइनेज। और ये कौन सा थाइमिडीन काइनेज है, वायरल, यानी वायरस के अंदर। देन फिर ये 2 स्टेप में इसका और फॉस्फेट अटैच होंगे इसमें, और ये बन जाएगा एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। तो जो ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है, एक्चुअली जब आपको पता होगा डीएनए में ट्राइफॉस्फेट फॉर्म पे ही जो डिफरेंट वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अपने सेगमेंट्स होते हैं, वो अटैच होते हैं, है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होते हैं। तो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म ही जो है वो एक्टिव फॉर्म होता है, और ये कन्वर्जन किसकी वजह से होता है, सेलुलर काइनेसिस के, सेल्यूलर काइनेस। जो एसाइक्लोविर है ये एक्चुअली डीऑक्सी ग्वानिडीन एनालॉग होती है। तो ये 2 तरीके से एसाइक्लोविर है, ये 2 तरीके से एक्शन शो कर सकती है। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये HSV पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी। दूसरी ये क्या करेगी, डायरेक्टली गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन वायरल डीएनए। कल मैंने आपको बताया कि जो वायरस होता है वो क्या करता है, होस्ट सेल की जो डीएनए मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी होती है उसको क्या करता है, वो हैक कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीनो अपने जो होस्ट सेल का सेल्स जो है, जो उसके न्यूक्लियस में सिंथेसिस या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, वो क्या होगा, वो बंद होके वायरल जीनोम्स का सिंथेसिस होने लगेगा, उनका मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, है ना। तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये समझना है कि जो वायरल डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और जो ये ड्रग्स जाके इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वायरस क्या कर रहा है,
अपना जीनोम सिंथेसिस करा रहा है होस्ट सेल की मदद से, तो इनकॉर्पोरेटेड इन द वायरल डीएनए, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ डीएनए मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो जिसकी वजह से जो बना हुआ डीएनए रहेगा वो नॉट दैट यूजफुल फॉर रह जाता है वायरस के लिए, है ना। फिर देखिए जो फॉस्कार्नेट एंड सिडोफोविर हैं, ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये डायरेक्टली इनहिबिट करती हैं एचएसवी पॉलीमरेज को, है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर सेडेफोविर एंड फॉस्कार्नेट, ये जो दोनों ड्रग हैं, ये दोनों ड्रग किडनी डैमेज कॉज करती हैं, किडनी डैमेज। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये था मैकेनिज्म इन सारी ड्रग्स का जो एक्शन करती हैं किसके ऊपर, एचएसवी पॉलीमरेज को इनहिबिट करके। अब फिर इसके बाद अपन देखते हैं एसाइक्लोविर एंड कुछ स्पेशल ड्रग्स जो कि नॉर्मली यूज होती हैं, क्योंकि आप जब भी किसी डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में देखेंगे तो उनमें आपको यही ड्रग्स मिलेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि यूज होती है, एसाइक्लोविर, वॉल एसाइक्लोविर, वॉलगानसाइक्लोविर, दिस ड्रग्स, है ना। तो अपन इसके बाद देखते हैं कि वो क्या कुछ स्पेशल पॉइंट्स है याद रखने के लिए उन ड्रग्स के बारे में। चलिए तो अब स्पेसिफिक ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं कि उनके बारे में कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसके बारे में जो सबसे ज्यादा यूज होती है, यानी कि एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर जो ड्रग है, इसका जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये डीऑक्सी गुआनिसिन एनालॉग होती है। फिर इसके बाद एसाइक्लोविर जो है इट इज नॉट इफेक्टिव इन सीएमवी, यानी साइटोमेगेलो वायरस के जो इन्फेक्शन है उसमें एसाइक्लोविर नहीं यूज होती है या फिर इफेक्टिव नहीं है। तो अब देख लेते हैं अपन ये इफेक्टिव किस किस केसेस में है। एक तो हो गया HSV2, यानी कि जेनाइटल हर्पीस जो होता है उसके लिए ये बेस्ट ड्रग होती है ना, एंड फास्टेस्ट भी है, ठीक है। फिर हो गया HSV1, यानी म्यूकोक्यूटेनियस वाली, म्यूकोक्यूटेनियस। तो म्यूकोक्यूटेनियस हर्पीस जो होता है उसके लिए भी एसाइक्लोविर काफी इफेक्टिव मानी जाती है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है HSV इंड्यूस केराटियासिस में, केराटियासिस। ये क्या होता है जो HSV इंड्यूस केराटियासिस है, इसमें एसाइक्लोविर क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव तो है बट इसमें सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट अप्रूव्ड ड्रग जो है या फिर सबसे बेस्ट जो इसके लिए ड्रग रहेगी वो ट्राइफ्लोयूरिडीन रहेगी, ट्राइफ्लोरिडीन। तो जो ट्राइफ्लोरिडीन है वो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं या फिर एक अप्रूव्ड ड्रग है, अप्रूव्ड ड्रग, है ना। तो ये कुछ बातें हो गई एसाइक्लोविर के बारे में। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। तो देखिए जो एसाइक्लोविर है इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, है ना, यानी वारोसुला जोस्टर वायरस। बट इसके लिए बेस्ट ड्रग क्या रहेगी, बेस्ट ड्रग रहेगी वो रहेगी वॉल साइक्लोविर, वॉल साइक्लोविर। तो ये हो गया कुछ नॉर्मल ड्रग्स के बारे में जो यहाँ पे यूज हो रही हैं। यहाँ पे ट्राइफ्लोरिडीन इंपॉर्टेंट है कि ये एचएसवी इंड्यूस्ड केराटियासिस में यूज होती है ना। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अपन ने केराटियासिस के बारे में भी, एचएसवी इंड्यूस्ड केराटियासिस देख लिया, HSV1 HSV2 के बारे में देख लिया। ये सारी ड्रग्स जो है एप्स्टीन बर वायरस के लिए भी यूज की जा सकती हैं, है ना। और चिकन पॉक्स के लिए भी अपन ने देख लिया कि क्या क्या ड्रग्स यूज हो रही हैं। अब बचती है अपनी CMV यानी कि साइटोमेगालो वायरस। तो CMV के लिए अपन देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग दी जाती है। CMV मतलब हो गया साइटोमेगालो वायरस। जो साइटोमेगालो वायरस होता है एक्चुअली ये करता क्या है,
ये हेपेटाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा साइटोमेगेलोवायरस मोनो न्यूक्लियोसिस कॉज कर सकता है ना। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, वॉलसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर, दिस ड्रग्स आर नॉट दैट इफेक्टिव इन सीएमवी। तो सीएमवी के लिए अपने को याद रखना पड़ेगा कि अपने को देना पड़ेगा जीएफसी। जीएफसी में क्या क्या ड्रग आती हैं? सबसे पहले आ गई गानसाइक्लोविर, फिर आ गई फॉस्कार्नेट, एंड फिर सिडोफोविर। तो देखिए ये ड्रग्स हैं जो यूज होंगी किसके लिए? सीएमवी के लिए। अब अपन याद कर लेते हैं, जैसा कि मैंने एचएसवी के लिए आपको बताया तो ड्रग्स, बट इसको आप याद कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमारे साथ आप कनेक्टेड है तो आपको सारी ड्रग्स को याद करने के लिए आपको क्या पता चलेंगे? निमोनिक्स या फिर ट्रिक्स। तो जैसे कि सीएमवी को ट्रीट करने के लिए जीएफसी का यूज किया जाता है ना, वैसे ही अगर किसी पर्सन को ट्रीट करना है एचएसवी के लिए तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप याद रख लीजिएगा। आयोडेक्स ट्राई कर रहा था एक साइकिल वाला। तो देखिए आयोडेक्स कौन ट्राई कर रहा था? एक साइकिल वाला। तो आयोडेक्स से याद रखिएगा आयोडोक्स यूरिडीन, ट्राईफ्लोरिडीन, एक साइकिल वाला तो एसाइक्लोविर एंड वॉलसाइक्लोविर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एक पर्सन एक साइकिल वाला था जिसे क्या हो गया था? एचएसवी यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो गया था। तो वो क्या कर रहा था? आयोडेक्स ट्राई कर रहा था कि क्या उससे उसे रिलीफ मिलता है, बट इन सारी चीजों से रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि कौन से आयोडेक्स से रिलीफ मिलने वाला है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एचएसवी यूज की जा सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि एचएसवी के बारे में, मतलब एचआईवी के बारे में। एचएसवी बोल के वही याद आ रहा है। तो अपन देखते हैं किसके बारे में? एचआईवी वायरस के बारे में। एचआईवी वायरस के बारे में जब तक आपने सुना भी होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जब अपन छोटे थे तो जनरली एग्जाम्स में उनके फुल फॉर्म आते थे, एचआईवी, एड्स, ये सब के। अब इसके बारे में उतना जानने से काम नहीं चलेगा। अब आपको एचआईवी और एड्स वायरस के बारे में, एचआईवी वायरस एंड एड्स इन्फेक्शन के बारे में काफी और सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। देखिए जो एचआईवी वायरस है, एक्चुअली इसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया था, मतलब जहां प्रूव किया गया कि ये इस टाइप का जो एड्स इन्फेक्शन है ये हो किसकी वजह से रहा है? एक वायरस की वजह से, जिसका नाम दिया गया एचआईवी वायरस। ये 1983 में पता चला था कि एचआईवी वायरस करके एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स इन्फेक्शन हो रहे थे। बट इनिशियली क्या हुआ कि कॉन्गो रिपब्लिक के जो एरियाज हैं वहां पे कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हुए, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता था? एक ऐसा फंगस, जैसे देखिए नॉर्मली एयर में बहुत से ऐसे फंगस होंगे जो अपन नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, हो सकते हैं कुछ फंगल पार्टिकल अपने बॉडी में जा रहे हो, बट उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अपने जो टी सेल्स होती हैं वो अपने बॉडी को प्रिवेंट कर रही हैं इन्फेक्शन से। बट कुछ लोगों में अचानक से ऐसे नॉन इन्वेजिव फंगल स्पेसीज जो हैं उनकी वजह से भी डेथ एंड इन्फेक्शन शो होने लगे थे। तो उसकी वजह से फर्स्ट टाइम पता चला कि कुछ तो ऐसा है जिनकी वजह से इन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो रहा है। और फर्स्ट टाइम ये जो इन्फेक्शंस मतलब इनकाउंटर किए गए थे, ये किए गए थे कुछ गे पर्सन में। गे, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ पर्सन्स थे जो स्ट्रेट नहीं थे, उनके अंदर ऐसे इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम में शो किए गए थे, मतलब पाए गए थे, है ना। तो क्या हुआ, इसे फर्स्ट टाइम पे नाम दिया गया ग्रिड, यानी कि गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ग्रिड, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ना। फिर क्या हुआ कि अचानक से कुछ यही सेम टाइप के इन्फेक्शन, जैसे कि पहले लोग इसे इग्नोर कर दे रहे थे, बट जब मल्टीपल लोगों को पाया गया तब फिर लोगों ने ध्यान दिया कि इस तरीके का इन्फेक्शन का आउटब्रेक हुआ है। तो फिर कुछ मदर्स हुई, कुछ फीमेल हुई, कुछ स्ट्रेट पर्सन्स भी हुए जो कि साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली स्ट्रेट थे, उनके अंदर भी इस तरीके के इन्फेक्शंस पाए गए,
है ना। तो फिर लोगों ने मतलब ऐसा डायग्नोस किया, मतलब कि हो सकता है ये किसी ऐसा स्पेसिफिक पर्सन्स में नहीं है कि ये सिर्फ गे पर्सन्स में ही आगे स्प्रेड हो रहा है। फिर इसका बाद में चल के पता चला रीजन कि जो ये स्प्रेड हो रहा है ये एक्चुअली ब्लड डोनेशन कैंप्स की वजह से हो रहा था। जिससे जनरली लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स क्या हो रहे हैं, इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी बचा सकें, बट हुआ उल्टा। बहुत सारे लोग एचआईवी की वजह से इन्फेक्टेड हो गए। और फिर भी ये एक्चुअली आया कहाँ से वायरस, ये चीजें नहीं पता चल पा रही थी। फिर सेम तरीके के वायरस पाए गए चिंपैंजी की एक स्पीसीज में जो कि कॉन्गो रिपब्लिक में पाए जाते हैं। फिर वहां से पता चला कि कुछ ऐसे लोग, इसीलिए वेजिटेरियन होने का काफी फायदा होता है अपनी कंट्रीज को, क्योंकि इस तरीके के आउटब्रेक जनरली अपनी कंट्री में नहीं देखे जाते। वहां पे कुछ ऐसा पाया गया कि कुछ लोग चिंपैंजीज खा रहे थे, उनको काटते वक्त या फिर कुछ कारण से क्या हुआ कि सेम ब्लड जो है वो पर्सन के ब्लड से कांटेक्ट में आया, तो जिसकी वजह से ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन आया, मतलब चिंपैंजीज के थ्रू ह्यूमंस में आ गया। फिर कॉन्गो रिपब्लिक से धीरे धीरे अननोइंगली ये पूरे वर्ल्ड में फैला। और जनरली लोगों का माना जाता है कि समवेयर 1908 के आसपास ये इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम ह्यूमंस को इन्फेक्ट हुआ होगा। बट आपको पता है जैसे कि एचआईवी वायरस काफी टाइम लेता है एड्स डेवलप करने में, यानी इम्यून डेफिशिएंट सिम्टम शो करने में। तो इस वजह से काफी देरी से पता चला ये चीज, है ना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आज के जो एड्स बर्डन है उसको देखते हुए हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी ऐसी है कि लोगों को पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वायरस केम फ्रॉम chimpanzees, then from Congo Republic it spread to some of the gay persons, and from there it comes into the notice or the limelight कि हाँ ऐसा कोई इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा है। फिर ऐसा ऐसा करके स्ट्रेट पर्सन एंड सम मदर्स एंड कुछ फीमेल्स में भी पाया गया। तो फिर ऐसी हिस्ट्री से ये चला आ रहा है। अब अपन देखते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो कि है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। रेट्रोवायरल, है ना, जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन के टाइम पे आपको बताया था कि जो वायरस है रेट्रोवायरस, इसे रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है। नॉर्मली तो अपन आरएनए वायरस भी बोल सकते हैं क्योंकि आरएनए वायरसेस भी होते हैं, पर रेट्रोवायरस खास क्यों है। तो रेट्रोवायरस खास इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रल डोग्मा जब आप पढ़ रहे होंगे तो फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें डीएनए, देन आरएनए, देन प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, ये सीक्वेंस फॉलो होता है। बट आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसे अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन और ये हो गया ट्रांसलेशन। तो जो एचआईवी है, एचआईवी वायरस, है ना, अब इसको मिटा के अपन यहाँ पे एचआईवी लिख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो जो एचआईवी है ये एक तरीके का क्या होता है, रेट्रो वायरस। यानी इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये है तो आरएनए वायरस, बट ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना लेता है, डीएनए, है ना। अब अपन देखते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एचआईवी वायरस के बारे में। तो इसके अंदर दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे एक को बोला जाता है GP120 एंड GP41। ये प्रोटीन होती है, ये सब जगह पाई जाती है इस पे, है ना। फिर इसके अंदर एक कैप्सिड है जो कि सारे वायरसेस में होता है। फिर ये इसका जीनोम जो कि एक आरएनए है, और यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, आरटी, जिसे मैं बोल रहा हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो जो एचआईवी इन्फेक्शन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इन्फेक्ट किसे करता है, CD4 टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। CD4 टी सेल्स जो होती हैं वो एक्चुअली क्या है, एक तरीके की हेल्पर टी सेल्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए जो होस्ट सेल होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन सेल्स हैं, उनके ऊपर भी एक प्रोटीन पाया जाता है
जिसका नाम है CCR5 एंड CRCX4। CRCX4 एंड CCR5 ये दो प्रोटीन है पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं किस पे, होस्ट सेल के ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, यहां से GP41 एंड GP120 के साथ इंटरेक्शन करके इस वायरस को अंदर आने देते हैं, जिसके बाद वायरल RNA NRT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड RNA रिलीज हो जाता है। ये RNA जो है वापस से बना लेता है क्या, DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RT एंजाइम जो है उसकी वजह से क्या बना लेता है, DNA। अब ये DNA को क्या करेगा, होस्ट सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट कर देगा। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो होस्ट सेल का DNA है उसी के साथ में HIV क्या करेगा, अपने DNA को इंटीग्रेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम, जिसको अपन ऐसे शो कर देते हैं। इस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से वो क्या करेगा, होस्ट सेल के DNA में HIV वायरस अपने DNA को इंटीग्रेट कर देगा और फिर ये क्या करेगा, अपने जीनोम का रेप्लिकेशन कराएगा और प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। पहले RNA फिर प्रोटीन बनाएगा। जो प्रोटीन होंगी कैसे, लार्ज स्ट्रक्चर में। जब भी कोई प्रोटीन बनाते हैं और वायरसेस या फिर कुछ ऐसे मशीनरी को वो करके हैक करके, तो वो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिन पे स्पेसिफिक प्रोटीएजेस एंजाइम यूज होते हैं, प्रोटीएज। और ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, है ना, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। फिर ये स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है ये वायरस के दूसरे वायरल पार्टिकल के सिंथेसिस में यूज होता है। तो इस तरीके से HIV का इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है, पर्सन को इन्फेक्ट करता है, यानी एक HIV वायरस जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब देखिए जो होस्ट सेल है, होस्ट जनरली जो HIV का इन्फेक्शन होता है इसमें पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि ही इज इन्फेक्टेड विद द HIV, बिकॉज हो सकता है कि कुछ दिनों तक या फिर कई डिकेड्स तक HIV के सिम्टम्स ना शो हो। अभी ये पर्सन, इस कंडीशन को एड्स नहीं कहा जा सकता। जब इस पर्सन के बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी जिसे अपन बोलते हैं क्या, CD4 सेल्स, जब ये CD4 सेल्स बहुत कम हो जाएंगे, यानी समवेयर अबाउट द 500 to 1500 नंबर्स रह जाएंगे इसके, है ना, यूनिट्स रह जाएंगी, तब फिर पर्सन विल नोटिस दैट कि इवन द माइनर इन्फेक्शंस आर नॉट गेटिंग क्योर बाय इटसेल्फ, है ना। छोटे इन्फेक्शंस यानी कि छोटी खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर छोटे चोट जो होती हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। किस वजह से, क्योंकि CD4 सेल्स की क्वांटिटी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। इस कंडीशन को अपन फिर बोलेंगे एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि पर्सन इज डेवलप द एड्स, और हो सकता है कि फ्रॉम द डे ऑफ इन्फेक्शन इट में टेक्स 10, 20, 30 years अनलेस फर्स्ट सिम्टम्स आर बीइंग एनकाउंटर्ड, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द HIV वायरस एंड द एड्स कंडीशन। चलिए, तो अभी तक अपन ने ये देख लिया कि HIV जो वायरस है उसकी कैसे एंट्री होती है हमारे होस्ट के सेल्स में, मतलब होस्ट मतलब ह्यूमन सेल्स में कैसे एंट्री होती है, और फिर वो कैसे कैसे करके इन्फेक्शन कॉज करता है, और कितने सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इस इन्फेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अब चलिए देखते हैं अपन कि क्या क्या मैकेनिज्म ऐसे हैं जिसका यूज करके, मतलब पहले अपन एक जैसे कि अपन ने मैकेनिज्म समझ लिया कि एंट्री कैसे हो रही, तो अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या करके अपन इन्फेक्शन एंड एंट्री को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि GP41 एंड GP120 प्रोटीन पार्ट्स की वजह से HIV के जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर पाते हैं थ्रू इंटरेक्शन विथ CCR5 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन CD4 सेल्स, है ना। तो अब उसके बाद फिर वो क्या करता है, इंटीग्रेज अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रिलीज करता है एंड RNA को रिलीज करता है। दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट दिस RNA इनटू द DNA। तो ये जो DNA है ये क्या होगा, होस्ट सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन एंट्री को रोक सकते हैं। एंट्री को रोकने के लिए अपने को CCR5 इनहिबिटर्स देने पड़ेंगे,
है ना। इसके अलावा GP41 इनहिबिटर्स भी अपन दे सकते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, जैसा कि ये आरएनए को कन्वर्ट कर रहे हैं डीएनए में, डीएनए जो रहेगा एचआईवी वायरस का वही इंटीग्रेट होता है किसमें, होस्ट सेल के अंदर में। तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं। इसके अलावा जब अपना डीएनए मतलब जो एचआईवी वायरस होता है वो डीएनए बना लेता है, तो डीएनए बनने के बाद उसका इंटीग्रेशन होता है होस्ट सेल के डीएनए के अंदर में। तो इस स्टेप को रोकने के लिए अपन इंटीग्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेस इनहिबिटर्स दे सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मैकेनिज्म फेल हो जाता है, क्योंकि एचआईवी वायरस एक ऐसा वायरस जो फ्रीक्वेंट म्यूटेशन कॉज करता है, इसीलिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही है और एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं बन पा रही, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूटेशन शो करता है। तो जो प्रोटीन बना रहा है डीएनए में अपने डीएनए को इंटीग्रेट करने के बाद, उसके बाद जो ये इसका प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, वो ब्रेक करेगा एक सर्टेन पॉइंट पे, ताकि वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बना सके। तो इस नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बनाने के लिए वो प्रोटीएज एंजाइम का यूज करता है। तो प्रोटीएज एंजाइम को भी ब्लॉक करके अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगर पूरा इन्फेक्शन नहीं भी रोक रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर सेल तक लिमिट कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट CD4 टी सेल्स को इनहिबिट करके अपने इन्फेक्शंस को स्प्रेड ना कर पाए। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसकी मदद से अपन ड्रग्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने जा रहे हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको मैं आरटी लिख रहा हूं, है ना, इसको इनहिबिट करने के लिए अपन आरटीआईज देंगे। आरटीआईज यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और ये दो तरीके की होती है। एक होती है एनआरटीआईज और एक होती एनएनआरटीआईज। देखिए जो एनआरटीआईज होती हैं इसका मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और एनएनआरटीआईज का मतलब होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक एन ही तो एक्स्ट्रा लगा है, इसमें ऐसा मेजर चेंज क्या आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अपन यहां पे देखते हैं एनआरटीआईज के बारे में। देखिए जैसा अभी तक अपन समझते आ रहे हैं कि जो डीएनए की सिंथेसिस होगी या फिर जो भी जीनोम की सिंथेसिस होती है वो छोटे छोटे न्यूक्लियोसाइड यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो जब भी डीएनए की सिंथेसिस होगी तो वहां पे क्या होगा, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बट सिंथेसिस ऑफ डीएनए ही तो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए के बेसिस पे एज अ टेम्पलेट वायरस इज यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का सिंथेसिस किसके बेसिस पे हो रहा है, आरएनए के एज अ टेम्पलेट पे। तो आपको क्या करना है, डीएनए के सिंथेसिस को रोकना है। तो ये क्या करेंगी, ये सारी जो है ये ट्राइफॉस्फेट ये सारी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होंगी। उसके बाद ये क्या करती हैं, अभी इसके नाम देख लेते हैं अपन। ये तो एक ट्रिक है निमोनिक्स जिससे आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हो सकता है आई विल यूज सम सर्टेन नेम्स बट इट डजंट मीन्स टू हार्म द इमोशंस ऑफ एनी पर्सन, है ना। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये अपन किसी को टारगेट कर रहे हैं, बस ये एक ट्रिक है निमोनिक्स का, ताकि आप इन चीजों को याद रख सके। सबसे पहले देखिए ट्रिक्स को अपन समझ लेते हैं। इसका ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं आप कि अबे टीनू, एक दोस्त अपने दोस्त से बता रहा है कि अबे टीनू जिद कर रहा है कि आम ट्री के नीचे एलएसडी लेना है। एलएसडी मतलब आप समझ रहे हैं कि सम टाइप ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस ही इज टॉकिंग अबाउट, है ना। तो अबे से आप याद रखिएगा अबाकाविर, अबाकाविर। तीनों से आप याद रखिएगा टेनोफोविर, टेनोफीविर। एमट्री से याद रखिए एमट्रीसिटाबिन। जिड से याद रखिएगा जीडोवोडिन। एलएसडी के एल से याद आप रखेंगे लेम्यूडिन। एस से याद रखिएगा स्टावुडिन, और डी से याद रखिएगा डिडेनोसिन। तो ये हो गई एनआरटीआई जो ड्रग्स हैं। अब ये क्या होंगी, ये सारी कन्वर्ट होंगी किसमें, ट्राइफॉस्फेट, ट्राई, और फिर ये कहा इनकॉर्पोरेट होती हैं डीएनए में, डीएनए में इनकॉर्पोरेट होंगी। डीएनए किसका, डीएनए एचआईवी वायरस का, पर उसमें तो आरएनए है, मतलब उसी आरएनए के बेसिस पे जो डीएनए बन रहा है उसमें जाके इनकॉर्पोरेट होंगी। तो सबसे पहले ये क्या करेंगी, टर्मिनेशन ऑफ डीएनए
मल्टीप्लीकेशन और सिंथेसिस। तो सबसे पहले ये खुद जाके डीएनए में इनकॉर्पोरेट होके क्या करेंगी, टर्मिनेशन कर देंगी डीएनए मल्टीप्लिकेशन का। और दूसरा ये क्या कर सकती है, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होके इनकी एफिनिटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके लिए ज्यादा एफिनिटी शो करेंगी, और उसके साथ बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगी, नॉर्मल डीएनए यूनिट्स की जगह पे खुद जाके बाइंड हो जाएंगी, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनके साथ ही इंगेज रहेगा और ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड्स के साथ यूजफुल डीएनए नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो इस मैकेनिज्म से आप समझ लीजिए कि एनआरटीआईस वर्क करती हैं। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं एनएनआरटीआईस के बारे में। देखिए एनएनआरटीआईस का मतलब होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये न्यूक्लियोसाइड नेचर की नहीं होती, यानी इनको किसी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही मतलब वो एक प्रो ड्रग हुई, बट इनमें इनको किसी को भी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती अपने इफेक्ट को शो करने के लिए। ये क्या करती हैं, सबसे पहली बात ये होती नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव मतलब दे आर नॉट कॉम्पिटिंग विद द नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड्स फॉर द आरटीआईस, मतलब आरटीआईस मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये क्या कर रही, उससे कंपटीशन नहीं कर रही, ये डायरेक्ट जाके कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएंगी और उस एंजाइम को परमानेंटली मींस एक सर्टेन वायरस का जो एंजाइम रहेगा उसको परमानेंट इनहिबिट कर देंगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। तो ये क्या करती है, नॉन कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट्स दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जैसा कि अपन ने इसकी ट्रिक बता दी कि अबे टीनू आम ट्री के नीचे जिद कर रहा है एलएसडी लेने के लिए, उसी तरीके से इसको याद करने के लिए देखिए, जैसा कि आपको बताया कि ये इतना कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होता है एंटीवायरल्स का, तो आपको कुछ ट्रिक से ही याद रख सकते हैं। और अपने अच्छी बात यह है कि जितने भी अपने एग्जाम होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जितनी भी ड्रग्स होंगी एनएनआरटीआईज, उसमें सब में बीच में वीर लगा होगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में वीर लगा होता है, जो जो भी यूज होती है एंटीवायरल ड्रग्स। बट इसमें जो विर्स पार्ट रहेगा वो कहां लगा रहेगा, बीच में लगे रहेगा, यानी आगे और पीछे ना लग के बीच में लगा होगा। इस बेसिस पे आप एनएनआरटीआईस को अदर जितनी भी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हो गई, एंटीवायरल ड्रग्स हो गई, उनसे सेपरेट कर सकते हैं या फिर उनसे अलग इनको देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, ताकि आप उसको इजिली टिक लगा सकें। बाकी यूजेस तो आपको पता ही है। हाँ, कुछ चीजें अभी मैं बताना रह गया था इसके बारे में। जैसे देखिए जीडोवुडीन हो गई और स्टावुडीन हो गई, ये दोनों को अगर आप साथ में देंगे तो ये म्यूचुअल एंटागोनिज्म शो करती हैं। म्यूचुअल एंटागोनिज्म मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगी ये। फिर उसके अलावा देखिए जो डिडेनोसिन है ये क्या करेगी, ये पेनक्रियाटाइटिस कॉज करेगी। और इसके अलावा जीडोवुडिन जो है, इसके अलावा ये अनेमिया भी कॉज करती है। तो ये कुछ खास चीजें जो एक पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में आपको याद रखना है, कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि जीडोवुडिन और स्टावुडिन को साथ में क्यों नहीं दिया जाता है ना। ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो भी हैं, जो जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जीपेट एंड नाइपर में तो पूछे ही जाते हैं, बट आजकल जो सेंट्रल फार्मासिस्ट के एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी काफी ज्यादा इन टाइप के क्वेश्चंस को महत्वता दी जा रही है। तो आपको इन तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर अब अपन देखते हैं इसके अलावा, जैसे कि अपन ने अभी किसको इनहिबिट कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट किया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन इंटीग्रेस को इनहिबिट करके क्या किस तरीके से इसको रोक सकते हैं इन्फेक्शन को। देखिए तब इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट डीएनए बन भी गया मान लीजिए, जैसे कि अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस पार्ट पे अगर कोई ड्रग रुक भी जा रही है, जनरली देखिए जब ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी भी होता है तो इट्स नॉट लाइक कि यू आर यूजिंग अ पर्सन इज यूजिंग ओनली वन काइंड ऑफ ड्रग, है ना। द physician will direct you to use a certain kind of combination, means you will be getting more than one type of the drugs for the treatment of HIV, है ना। तो मान लीजिए ये वाले स्टेप पे अपन फेल भी हो गए, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब कुछ डीएनए अगर बन भी गया है तो वो इंटीग्रेट ना हो पाए होस्ट सेल के डीएनए के साथ में। तो अब अपन देंगे क्या, इंटीग्रेस
इनहिबिटर्स। देखिए इंटीग्रेज इनहिबिटर को याद करने के लिए आप याद रखिएगा रेड। रेड से आपको याद रहेगा राल्टिग्राविर, एलवी टिग्राविर एंड डोलो टिग्राविर। तो देखिए अब अपने को क्या इनहिबिट करना है, इंटीग्रेज एंजाइम को। तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज हो सकती हैं वो क्या है, राल्टिग्राविर, एल्विटिग्राविर एंड डोलोटिग्राविर। देखिए वैसे तो मैंने एक ट्रिक बता दी कि आप याद रख सकते हैं रेड से, बट देखिए ई से या फिर आर से बहुत सारी और भी ड्रग्स आपको मिल जाएंगी जो कि एंटीवायरल पर्पस के लिए यूज होती हैं। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसमें सब में सफिक्स लगा हुआ है, क्या, ग्राविर ग्राविर, है ना, या फिर टिग्राविर टिग्राविर देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, या फिर इसमें टिग्राविर लगा होगा या फिर ग्राविर लगा होगा। तो आप पहचान क्या कर सकते हैं, ग्राविर एंड ग्रेस। तो इंटीग्रेज में टिग्रेज और इसमें टिग्राविर एंड ग्राविर, ऐसा आप इसको इजिली समझ सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम सफिक्स आ रहा है। तो इस बेसिस पे आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ जो एंटी रेट्रोवायरल वायरल ड्रग्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अपन ने देख लिया है किसके बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड इंटीग्रेस इनहिबिटर। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रोटीएज इनहिबिटर्स, यानी एक और एंजाइम रह गया जो कि है प्रोटीएज। तो अपन प्रोटीएज के बारे में भी देख लेते हैं कि अपन प्रोटीएज को इनहिबिट करके कैसे एचआईवी जो वायरस है उसकी इन्फेक्शियस नेचर को कम कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि एंट्री को रोक के कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपन एंजाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एंट्री वगैरह के लिए तो एक दो ड्रग हैं जैसे मराविरॉक हो गई, है ना, तो इन्फ्यूवर्टाइड हो गई, तो उनको इसलिए अपन याद कर सकते हैं, वो तो एक दो ड्रग्स हैं एक क्लास में। चलिए तो अभी तक क्या डिस्कस कर लिया अपन ने, इंटीग्रेज इनहिबिटर एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब इसके बाद सिर्फ एक एंजाइम रह जा रहा है जो कि है प्रोटीएज। तो इस प्रोटीएज एंजाइम को भी इनहिबिट करेंगे तो अपना ये सीक्वेंस पूरा हो जाएगा कि जो वायरस ने होस्ट सेल यानी ह्यूमन सेल के अंदर आने के बाद जो जो मैकेनिज्म करके इन्फेक्शन कॉज किया वो खत्म हो जाएगा। फिर अपने पास सिर्फ ये चीज बचेगी कि अपन वायरस को होस्ट सेल के अंदर आने से कैसे रोकें। तो उसको भी अपन दो ड्रग्स हैं सिर्फ, वो अपन आखिरी में पढ़ लेंगे, है ना। तो अब अपन देखते हैं इस प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करके अपन कैसे रोक सकते हैं इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से एंड अदर सेल्स को इनहिबिट कर, मतलब अदर सेल्स को इन्फेक्ट करने से। तो अपन देखते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। तो अब अपन देखते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स के बारे में। तो देखिए प्रोटीएज एंजाइम का क्या काम है। प्रोटीएज एंजाइम क्या है, जब भी वायरस जो है ये क्या करेगा, ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए को इसने इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी कि सेलुलर मशीनरी को अल्टीमेटली इसने हैक कर लिया। अब इन्फेक्शन हो चुका है, अब ये क्या करेगा, प्रोटीन की बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाएगा जो कि क्या करेंगे, फिर स्मॉलर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन होगा। और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किसका होगा, यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम का। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, बड़ी प्रोटीन यूनिट्स को यूजफुल छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ लेगा। मतलब जैसा कि आटा अगर आप खाने चाह रहे हैं तो आटे का आपको पूरा बल्क की रोटी तो नहीं बनाते, छोटे छोटे रोटी बनाते हैं, पूरा एक बार में आपके किसी यूज का नहीं है, छोटे छोटे पीसेस करेंगे उसका, फिर रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे। उसी तरीके से आपको ये काम कौन करेगा, प्रोटीएज करेगा यहाँ पे इसके लिए। तो अब ये प्रोटीन बनना ही रुक जाएगा, प्रोटीन की छोटी यूनिट्स बन ही नहीं पाएंगी। तो वायरस जो नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स कराता है, यानी कि सिग्नलिंग के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड करने के लिए, म्यूटेशन कॉज करने के लिए, वो सारे फंक्शंस रुक जाएंगे। तो अब अपन प्रोटीएज इनहिबिटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इनको आप याद कैसे कर सकते हैं। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए अपन किसी भी तरीके की नशीली चीजों का यहाँ पे कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं। ऋतु, इंदु, शकीला, उसके साथ कौन थी, लोफी, और कौन गया था, नील। इन लोग कहाँ गए थे, दारू पीने गए थे, कहाँ, अल्जाना, अल्जाना करके कोई जगह हो, या अल्जारिया जगह हो गई, वहां गए थे, है ना। तो ये एक ट्रिक हो गई कि आप इससे ड्रग्स का याद कर सकते हैं। ये सारी प्रीफिक्स हैं, यानी ड्रग्स के आगे वाले नाम है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है आप याद कर सकते हैं, वो है सारे ड्रग्स के आखिरी में आता है नाविर। तो जितनी भी प्रोटीएज इनहिबिटर्स होंगी उसको भी आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं कि आखिरी में नवीर सफिक्स लगा होगा। जितनी भी
प्रोटीएज इनहिबिटर हैं उनके लास्ट में नवीर सफिक्स लगा होता है। अगर आपको ये लगेगा कि बहुत सारे सफिक्स याद करने की बातें मैं कर चुका हूं, तो इंटीग्रेस को याद करने के लिए टी ग्रेस लगा रहेगा सारी ड्रग्स के आखिरी में, और प्रोटीएज के इनहिबिटर में प्रोटीएज इनहिबिटर के आखिरी में रहेगा नावीर। तो नावीर इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोटीएज से याद आप रख लीजिए प्रोटीन, और नावीर से ऐसा आदमी जो वीर नहीं है, वीर नहीं है। तो जो प्रोटीन लेके बॉडी बनाते हैं जिम में, है ना, एक वो बंदा होता है देसी जो क्या करेगा, सिर्फ दाल रोटी चावल खा के बॉडी बना लेगा। एक है जिसको प्रोटीन के डब्बे चाहिए, तो प्रोटीन के डब्बे प्रोटीएज लेके जो एंजाइम जो बॉडी बना रहा है वो नावीर है, यानी वीर नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया अभी तक इस बारे में कि कैसे प्रोटीएज इनहिबिटर्स को आप याद रख सकते हैं, है ना। तो यहां तक बात हो गई प्रोटीएज इनहिबिटर की। अब होस्ट सेल के अंदर जो वायरस आके काम करता है वो सारी मैकेनिज्म को अपन ने इनहिबिट कर दिया है। अब बच गया है सिर्फ इस एचआईवी वायरस का होस्ट सेल यानी CD4 टी सेल्स जो हैं उसके अंदर एंट्री करने को इनहिबिट करने के लिए। तो अपन अब यहां पे पढ़ने वाले हैं एंट्री इनहिबिटर्स। चलिए, तो दो तरीके से अपन एंट्री को इनहिबिट कर सकते हैं। एक जो ड्रग होगी GP41 से बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देगी, यानी ये GP41 जो वायरस के ऊपर प्रोटीन है जो एंट्री को इंड्यूस कराता है उस एंट्री को इनहिबिट कर देंगे। या तो दूसरा अपन CCR5 रिसेप्टर जो कि CD4 सेल्स पे होता है उसको इनहिबिट कर देंगे। तो दो मैकेनिज्म से अपन एंट्री को रोक सकते हैं, एक वायरस की तरफ से, एक ह्यूमन जो होस्ट सेल है उसकी तरफ से। तो GP41 को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स हो गई इन्फ्यूवर्टाइड, और दूसरी CCR5 को इनहिबिट करने वाली ड्रग हो गई मारावी रॉक, है ना। तो ये ड्रग हो गई जो एंट्री को ही इनहिबिट करेंगी। अब देखिए GP41 इनहिबिटर को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखते हैं कि किसी के गाल यानी चिक्स पे किसी ने क्या किया, 41 बार थप्पड़ मारे, वो भी कितनी देर में, इन फ्यू मिनट किसी ने किसी के गाल पे 41 थप्पड़ मारे, किस पे, इन फ्यू मिनट। तो इन्फ्यूवर्टाइड, इन फ्यू मिनट से आप इन्फ्यूवर्टाइड याद रख सकते हैं, एंड GP41 गाल पे 41 थप्पड़ मारे, ऐसा याद कर सकते हैं घर में आने से रोकने के लिए, यानी एंट्री इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री इनहिबिटर्स। अब कुछ ऐसी ड्रग्स जिनका अपन यहां भी पढ़ भी चुके हैं, और एक ऐसी ड्रग जिसे अभी अपन ने नहीं भी पढ़ा है, उसका यूज कैसे हो सकता है। देखिए, अब देखिए अपन ने सारी चीजें तो देख ली, लेकिन क्या रह गया, एचआईवी एक्चुअली होता कैसे है, एक पर्सन को इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, ये चीज तो आपने अभी तक देखा ही नहीं। तो देखिए, एक तरीका है कि ब्रेस्ट मिल्क यानी मदर टू बेबी कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। दूसरा कैसे हो सकता है कि बाय बर्थ ही, क्योंकि ब्लड कॉन्टेक्ट आ सकते हैं, हल्का फुल्का ब्लड एक्सचेंज होगा मदर का बेबी से, बेबी का मदर से, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, मतलब ब्लड रिलेटेड, यानी कि मदर टू बेबी भी हो सकता है, और पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन ने दूसरे को क्या किया, ब्लड डोनेट किया। जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ एचआईवी जब आपको बताया तो वहां पे ही ये बताया था कि लोगों ने भलाई करने के ब्लड डोनेट किए। बट पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, फंगस के लिए और बैक्टीरिया के लिए जो अपने फिल्टर्स होते हैं, है ना, जो भी कह सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स एक्सेट्रा के द्वारा उन ब्लड जो भी डोनेट करता है पर्सन उसको फिल्टर तो करते थे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंड फंगस तो रुक जाता था। बट आपको पता है वायरस बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से वायरस उसको क्या करता था, फिल्टर के थ्रू उसमें रुकता नहीं था और ब्लड यूनिट्स में आ जाता था, जिसकी वजह से लोग अच्छा काम करने जा रहे थे पर उन्होंने एचआईवी को फैला दिया। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या हो सकता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एचआईवी स्प्रेड कर सकता है, यानी बॉडीली फ्लूइड जो भी हो गए। इसके अलावा सीमेन हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गए, नीडल सीयरिंग हो गई, यानी जो नशा करने वाले होते हैं लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नशा करते हैं सेम नीडल का यूज करते हैं, मतलब होता है ना जिगरी यार, वो वाली बात। तो नीडल सीयरिंग से भी हो सकती है, नीडल शेयरिंग,
अगर कोई पर्सन नशीले यहाँ किसी तरीके का नशे का प्रमोशन नहीं हो रहा, बट लोग ड्रग्स लेने के लिए नीडल्स का यूज करते हैं, नीडल शेयरिंग से भी एचआईवी हो सकता है। अभी कुछ समय पहले एक केस आया था जहाँ पे मतलब अनरजिस्टर्ड लोकल टैटू आर्टिस्ट जो थे उनसे कई लोगों ने टैटू कराया था। तो टैटू में भी क्या होती, सेम नीडल का यूज करके उन लोगों ने कई पर्सन्स को क्या किया था, टैटू कर दिया था। तो टैटू कराने समय भी आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे कि इन सब चीजों से भी फैल सकता है। एंड वाइल यू आर गोइंग टू अ बार्बर, तो बार्बर के पास भी जा रहे हो तो आप ब्लेड वगैरह चेंज करवाएं। इसके अलावा आप सैनिटाइज कराएं जो भी रेजर वगैरह रहते हैं, क्योंकि उनसे भी क्या हो सकता है, एचआईवी फैल सकता है। बट इसमें एक कैच है, लोग सोचते हैं कि किसिंग से फैलता है। नो, किसिंग से एचआईवी नहीं फैलता, क्योंकि सलाइवा जो है, सलाइवा के थ्रू एचआईवी नहीं फैल सकता अनलेस उस सलाइवा में ब्लड हो, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड उस सलाइवा में हो, और जो पर्सन दूसरा है, सेकंड कपल जो है, उसका कपल मीन्स नेक्स्ट पर्सन, तो उसमें उसके माउथ में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में कोई कट्स हो, तो उस केसेस में ही सिर्फ सलाइवा के थ्रू फैल सकता है। अदरवाइज सलाइवा के थ्रू एचआईवी नहीं फैलता है। और छूने वगैरह से होता है ना, क्लास में अगर कोई पर्सन हो सकता है इन्फेक्शन डायग्नोज हो गया तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं, तो छूने छुआछूत ये सब चीजों से एचआईवी नहीं फैलता है। ऐसी कुप्रथाओं या फिर ऐसी गलत मानसिकता को अपन कोई भी बढ़ावा नहीं देते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है एक पर्सन को एचआईवी का। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपकी डेली लाइफ में भी इन चीजों को थोड़ा सा सतर्क रहें जब भी इन सब प्रोसीजर से आप गुजर रहे हैं तब। अब इसमें रह गया ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मतलब मदर टू बेबी, एक मदर है उससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं मदर टू बेबी जो ट्रांसमिशन है उसको कैसे अपन इनहिबिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखिए। बेबी जो है, बेबी बेबी से याद रहेगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, जीने की, बेबी के। तो जीने के लिए आपको, बेबी के जीने के लिए आपको ये जीने वाली ड्रग्स देनी पड़ेगी। जीने वाली यानी जीडू, वुडीन एंड ने से नेविरा पिन। तो जीने के लिए क्या जरूरी है बेबी के, जीने वाली ड्रग्स ना, इसको याद रख लीजिएगा। अब एक क्या केस है, एचआईवी इंड्यूस्ड डायरिया, मतलब अगर किसी पर्सन को क्या है, एचआईवी इन्फेक्शन है, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल की अपनी एक इम्यूनिटी होती है बट एक पर्सन की अगर इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, यानी एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन जब एड्स सिंड्रोम को जब क्या कर रहा है, शो करना स्टार्ट कर दे रहा है, उस समय पे हो सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से एचआईवी इंड्यूस्ड डायरिया हो सकता है किसी पर्सन को। क्या हो सकता है, एचआईवी इंड्यूस्ड डायरिया, है ना। तो इस केस में अपन क्या देंगे, क्रोफेलेमर, क्रोफेलेमर। तो इन सारी ड्रग्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, जितनी भी ड्रग्स अभी तक आपने देखी है। इसके अलावा देखिए, जब अपन ने इससे पहले डिस्कस किया था किसके बारे में, प्रोटीएज इनहिबिटर के बारे में, तो वहां पे एक बहुत जरूरी चीज बताना रह गया था, जो कि था रिटोनाविर के बारे में। जो रिटोनाविर है, इससे काफी ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि देखिए जो रिटोनाविर है, इसमें सबसे पहली बात तो आखिरी में नाविर लगा है, यानी कि ये प्रोटीएज इनहिबिटर। तो जो रिटोनाविर ड्रग है, इसका एज सच इट सेल्फ कोई भी एंटीवायरल इफेक्ट नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर फिर दे ही क्यों रहे हैं, जब इसका कोई एंटीवायरल इफेक्ट ही नहीं है, तो इस ड्रग को देने का क्या मतलब एक पर्सन में। तो ये क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी को इनहेंस करता है, यानी कि ये अगर इसके साथ दी जा रही है कोई भी एंटी रेट्रोवायरल या फिर एंटीवायरल ड्रग, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को ये बढ़ा देगा, यानी वो जो ड्रग है वो कम डोज पे ही ज्यादा इफेक्ट शो कर पाएगी, वो ज्यादा अवेलेबिलिटी उसकी होगी किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं रिटोनाविर। जो आखिरी में मैंने ये कुछ ड्रग्स बताई हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। क्लासेस अभी तक तो ट्रिक्स से सारी चीजें हो जा रही थी, बट ये सारी ड्रग्स हैं जो कुछ कुछ ही हैं। इसमें भी मैंने जितनी पॉसिबल है आपको निमोनिक्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई और बेटर तरीके से इस बारे में एक्सप्लेन कर पाएगा कि आप इन चीजों को कितना इजिली याद कर सकते हैं।
बट स्टिल यू आर फ्री, आप अपनी ट्रिक्स बनाइए, अपने निमोनिक्स बनाइए और इन चीजों को अच्छे से याद रखिए, है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एंटीवायरल ड्रग्स को और क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। यानी खत्म करता हूँ मीन्स यहाँ पे अपने लेक्चर को अपन स्टॉप करते हैं। मेरी तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में मुझे जरूरी लगती थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि टाइम भी कम है, एग्जाम्स आपके पास है, तो आप इनके इसी तरीके से नोट्स बना के फ्रिक्वेंटली रिवाइज करें। एंड हमेशा की तरह स्टे कनेक्टेड विथ फार्मा बाबा।